तो हम लोग पहले वीक वन से शुरुआत करते हैं। वीक वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेटिस्टिक्स का दो पार्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, इन्फरेंशियल स्टेट्स। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या होता है, मतलब कि सिर्फ डाटा को एक्सप्लोर करना। और इन्फरेंशियल स्टेट्स का काम होता है डाटा को एक्सप्लोर करके उससे कुछ इन्फर करना। आप लोगों को शायद मैंने बता दिया था कि इन्फरेंशियल आप लोग कैसे याद रखोगे। इन्फरेंस इन्फरेंस का मतलब है डाटा से कुछ ना कुछ इन्फर करना। इन्फरेंस इन्फर, ठीक है। फिर आता है सैंपल और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है ये बड़ा वाला। पॉपुलेशन का सबसेट होता है सैंपल। और सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स बोथ पॉपुलेशन एंड सैंपल दोनों पे काम करता है, और इन्फरेंशियल सिर्फ सैंपल पे काम करता है, ठीक है। मैं बहुत ही स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है, ठीक है ना। तो हाँ, अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पर्पस क्या है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव कैन बी परफॉर्म बोथ ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन, मैंने ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, ओनली परफॉर्म्ड ऑन सैंपल डाटा सेट। अब डाटा फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और स्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, जो टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं है। जो टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं है उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे, और स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे जो टेबुलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। जो टेबुलेटेड फॉर्म में है उसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। सेम डाटा व्हिच इज नॉट इन प्री डिफाइंड मैनर, और स्ट्रक्चर व्हिच इज इन प्री डिफाइंड मैनर, ठीक है। अब वेरिएबल और केसेस क्या होता है। वेरिएबल मतलब कि एक ही, अगर एक टेबल का एक कॉलम है जिसका नाम है सिटी। अब सिटी में कोलकाता हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, फिर पंजाब हो सकता है, फिर अगरतला हो सकता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो एक जो चीज है वो वेरी कर रहा है, कोलकाता 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 बार बार नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोलकाता भी आ रहा है, दिल्ली भी आ रहा है, मुंबई भी आ रहा है, तो ये सिटी जो है वो एक वेरिएबल है। अगर एक ऐसा डाटा सेट आप लोगों को दिया जाए, रुको इसको जाने दो। हाँ, अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि ऐसा एक टेबल दिया जाए जिसमें पहला सिटी है, फिर पीपल का नेम है, फिर इनका एज है। तो सिटी में अगर पहले कोलकाता आ जाए, ठीक है। अगर कोलकाता आ जाए, फिर नाम गौरव ही लिख लेते हैं, गौरव। एज 26। तो मतलब कि इस रो का जो केस हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। मतलब कि पहले रो का जो पहला केस होगा, मतलब कि पहला जो चीज होगा वो उस रो का केस हो जाएगा, तो ये कोलकाता हो जाएगा केस। जो डाटा वेरी करता है ये होता है वेरिएबल, और केस में होता है यूनिट फ्रॉम व्हिच डाटा आर कलेक्टेड। मतलब कि इस रो ये रो से कोलकाता से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कोलकाता में कौन रहता है, गौरव रहता है। उसका एज क्या है, 26 है, ठीक है। अभी रो और कॉलम क्या होता है, रो रिप्रेजेंट करता है केस। मैं जो अभी अभी बताया था, रो रिप्रेजेंट करता है केस। यहाँ पे कोलकाता या फिर कोई भी आ जाएगा, मतलब कि कुछ भी, मैं ऐसे ही आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ। और कॉलम में आ जाएगा वेरिएबल। मैं कॉलम ऑलरेडी बता चुका था, जो मैं एग्जांपल दिया था सिटी वाला कॉलम। यहाँ से जो भी आएगा वो एक वेरिएबल दर्शाएगा, ठीक है। अभी डाटा क्या चीज होता है, डाटा को फर्दर और दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है कैटेगोरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। सॉरी, जुकाम है वो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो कैटेगोरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा। तो कैटेगोरिकल डाटा क्या चीज होता है, कैटेगोरिकल डाटा होता है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल और आइडेंटिफाई ग्रुप मेंबरशिप, मतलब जिसमें क्वांटिटिव वेरिएबल नहीं रहेगा उसे हम कैटेगोरिकल डाटा कहेंगे। और न्यूमेरिकल वेरिएबल जिसमें क्वांटिटिव वेरिएबल रहेगा, और डिस्क्राइब न्यूमेरिकल वेरिएबल ऑफ केसेस, और जिनमें मेजरमेंट यूनिट रहेगा। आप बताओगे कि मेजरमेंट यूनिट क्या है। मेजरमेंट यूनिट है, जैसे कि हाइट में अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये एक मेजरमेंट यूनिट है। अगर एज को ईयर्स में दिया गया तो ईयर्स एक मेजरमेंट यूनिट है।
वेट को 67 केजी में दिया गया है, तो केजी एक मेजरमेंट यूनिट है। तो अगर मेजरमेंट यूनिट किसी भी वेरिएबल पे रहे तो यो न्यूमेरिकल वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हो न्यूमेरिकल मास्टर यूनिट्स। तो यही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट क्या चीज है? डिस्क्रीट मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू देना, वैल्यू देना मतलब कि अगर ऐसा डाटा सेट रहे कि 30, 40, 20, 10, तो ये जो चीज है वो डिस्क्रीट को दर्शाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू देके रखा है। और कॉन्टिन्यूअस क्या चीज होता है? कॉन्टिन्यूअस चीज होता है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये इंटरवल में जो चीजें आएगा वो आएगा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ, इंटरवल यहाँ पे मैं जो इंटरवल बता रहा हूँ, इंटरवल जो चीज है, ठीक है, वो जो सामने मतलब कि थोड़ी देर बाद और एक इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ऐसा कुछ टर्म आएगा। वो दोनों टर्म सेम नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब डाटा को मतलब कि और एक टर्म्स में दो टाइप्स पे फिर से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल डाटा जिनमें टाइम कांस्टेंट होगा। अब भला टाइम कांस्टेंट क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट होने के मतलब है जिनमें, सोचो कि एक डाटा है जिसमें दिया गया कि 2010 में, सॉरी 2010 में कोलकाता का पॉपुलेशन बताओ, ठीक है। 2010 में कोलकाता का पॉपुलेशन बताओ। तो देख सकते हो कि जो है टाइम पीरियड एक कांस्टेंट डाटा है, तो ये बन जाएगा एक टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। और अगर ऐसा दिया जाता कि 2010 से लेके 2020 तक का कोलकाता में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, अगर ऐसा कुछ एक डाटा सेट दिया जाता, मैं आर्बिटरी एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसे हम लोग कहेंगे टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। मैं वहां पर एक चीज मैं गलती कर दिया। अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि 2010 में कोलकाता का पॉपुलेशन बताओ, तो टाइम टाइम पीरियड कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा क्रॉस सेक्शनल डाटा। सॉरी, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया। क्रॉस सेक्शनल डाटा, ठीक है। तो देख सकते हो टाइम सीरीज का मतलब है डाटा रिकॉर्डेड ओवर टाइम और डाटा ऑब्जर्व विद द सेम टाइम, क्रॉस सेक्शन का मतलब है, ठीक है। तो अभी ये एक इतना तक मतलब जितना पर है उनका समरी है। तो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसका नोट्स पड़ा हुआ है, जाके डाउनलोड करके ये वाला पार्ट अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अभी स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है? स्केल ऑफ मेजरमेंट को फर्दर चार टाइप पे क्लासिफाई किया गया है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल, ठीक है। अभी नॉमिनल क्या चीज है? नॉमिनल मतलब कि नॉर्मल एक वेरिएबल है जिनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल जिनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम नॉमिनल कहेंगे, ठीक है। नॉमिनल का देख सकते हो एक मतलब कि इंग्लिश में वो भी दिया गया है डेफिनेशन, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। वेरिएबल consists ऑफ लेबल नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। मतलब जो सिर्फ नेमिंग वाले वेरिएबल्स में ही काम करेगा, विदाउट ऑर्डर। जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मैंने एक सेकंड वो टर्म में भूल गया। कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल में आता है नॉमिनल और ऑर्डिनल, और न्यूमेरिकल वेरिएबल में आता है इंटरवल और रेशियो। मैं डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ। तो अभी ऑर्डिनल क्या चीज होता है? नॉमिनल का सारा मतलब कि जितना भी खूबिया था उतना ही खूबिया प्लस ऑर्डिनल में ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रेशियो, रेशियो के पहले हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे। रेशियो और इंटरवल ये जो दोनों चीज था वो है उसका क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। न्यूमेरिकल वेरिएबल, सॉरी।
ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो इंटरवल में यूनिट्स रहना कंपलसरी है, जो न्यूमेरिकल वेरिएबल में भी था। इंटरवल डाटा आर ऑलवेज न्यूमेरिक। ठीक है, इंटरवल डाटा जो होगा वो मतलब कि हर टाइम पे ये न्यूमेरिक ही होगा। कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, रेशियो ऑफ दीज वेरिएबल्स वैल्यूज हैव नो मीनिंग। मतलब कि इंटरवल से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अभी इसमें मतलब कि इंटरवल डाटा का जो है वो रेशियो डिफाइंड नहीं है। अब रेशियो हम लोग कैसे निकलते हैं भला? अगर 2:3 है तो हम लोग 2/3 ही तो लिखते हैं। 2/3, 2x/3x ऐसे लिखते हैं। तो ये एक डिवीजन फॉर्म ही है, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो हम लोग इंटरवल डाटा से तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि इंटरवल डाटा का जीरो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अभी रेशियो में, अब रेशियो क्या है? रेशियो जो है वो पूरा इंटरवल का खूबियां अपने पास ले आता है। और रेशियो में हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसका जीरो डिफाइंड है, और इसका रेशियो, रेशियो का ऑब्वियसली रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। रेशियो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी समरी क्या है? एक चीज मैं समरी बना के यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। नॉमिनल में सिर्फ नेम कैटेगरीज आएगा, ऑर्डिनल में सिर्फ नेम कैटेगरीज और उसमें रैंकिंग आ जाएगा, रैंकिंग और ऑर्डर सेम ही चीज है। इंटरवल में ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और रेशियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ये आप लोग मोटा मोटा आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी की पॉइंट्स क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ काउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यूजुअली इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग। मतलब कि डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 कार, 2 कार, फिफ्थ कार, मतलब कि कुछ चीज का काउंट हो रहा है। यहाँ पर 20 बाइक्स थे, ठीक है। 20 जो चीज होगा वो डिस्क्रीट को दर्शाएगा। और कॉन्टिन्यूअस में हम लोग किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि एक आदमी का वेट है 71 kgs, एक आदमी का वेट है 61 kgs, एक आदमी का वेट है 75 kgs। तो ये एक देख सकते हो, ये एक मेजरमेंट को दर्शा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस पे जाएगा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स बना के मैं लिख के रखा हूँ, सैंपल कैन बी लेस देन और इक्वल टू पॉपुलेशन बट नाइदर ग्रेटर देन पॉपुलेशन। मतलब कि एक पॉपुलेशन ऐसा है, ठीक है। ये समथिंग एक पॉपुलेशन है जो बताया गया है। इसमें सैंपल इतना तक तो हो सकता है पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही हम लोग सैंपल ले ले, इतना हो सकता है। सैंपल मतलब कि पॉपुलेशन से छोटा, इतना भी हो सकता है जो कि पॉपुलेशन से छोटा दर्शा रहा है। लेकिन सैंपल कभी भी पॉपुलेशन से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। सैंपल कभी भी पॉपुलेशन से बड़ा नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इतना ही था वीक 1 में। वीक 1 में था इतना ही। अब हम लोग चलते हैं वीक 2 पे। टू का नोट्स कहा गया। हाँ, शायद 20 मिनट शायद लगा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा करने में। ठीक है, अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीखेंगे वीक 2 के पहले पहले में। इसमें देखो, इसमें एक डाटा सेट दिया गया है वर्ल्ड कप विनर्स का। वेस्ट इंडीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, 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 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है। इस पूरा डाटा का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बता रहा है। फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है। अभी देख सकते हो, इसको हम अगर हम लोग देखें कि वेस्ट इंडीज एक दो दो बार है, ठीक है। पहले तो जितना जितना वेरिएबल्स है उतना हम लोग लिख लेते हैं। WY मतलब कि वेस्ट इंडीज, पाक मतलब कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड।
तो वेस्ट इंडीज हम लोग को दो बार दिखाई दे रहा है, तो हम लोग दो बार वेस्ट इंडीज लिखने के बजाय या फिर दो बार WY लिखने के बजाय हम लोग वेस्ट इंडीज पे दो लिख देंगे। ठीक है। पाकिस्तान हम लोगों को एक बार दिखने के लिए दिख रहा है। श्रीलंका हम लोगों को एक बार दिख रहा है। ठीक है। इंडिया हम लोगों को दो बार दिख रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ऑस्ट्रेलिया हम लोगों को पांच बार दिख रहा है, एक दो तीन चार पांच। और इंग्लैंड हम लोगों को एक बार दिख रहा है जो कि यहाँ है। ठीक है। तो अभी मेक ए टेबल एंड पुट देम कैटेगोरिकली। अभी हम लोग ये जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़े थे, तो इसको हम लोग को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो अभी देख सकते हो कि इसको कुछ नहीं किया मैंने, इसको बस एक टेबल के अंदर मैंने पुट कर दिया। जो पहले एक वेरिएबल बनाया कंट्री, और दूसरा एक वेरिएबल बनाया फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसमें वेस्ट इंडीज दो बार, पाकिस्तान एक बार, श्रीलंका एक बार, इंडिया दो बार, ऑस्ट्रेलिया पांच बार और इंग्लैंड एक बार। ठीक है। अभी टाइम आता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्या चीज है, नया टर्म है तो समझ लो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि जिसका भी अगर बोला गया कि इंडिया का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तो इंडिया का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग निकालेंगे? पहले हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, इसका समेशन निकालेंगे। समेशन तो पता ही होगा, मतलब कि सबको, सब फ्रीक्वेंसी को एक साथ ऐड करेंगे। इसको हम लोग समेशन कहेंगे। ठीक है। तो एक सेकंड, मैं परमानेंटली लिख देता हूँ उसपे। तो समेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11 और 11 + 1 12। तो समेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12। ठीक है। तो अभी बता रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। समझो कि बताया गया कि इंडिया का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इंडिया का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने RF से दर्शाया। तो इसको अगर हम लोग लिखे, तो इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना था? 2। इंडिया का फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब कि 12। तो 2/12 मतलब कि 1/6, 1/6 आ जाएगा इंडिया का फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल यहाँ पे लिखा, मतलब कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है। अभी हम लोग हर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक टेबल बना के दूसरा एक कॉलम ऐड करके यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। देख सकते हो इंडिया का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी 2/11 टू, सॉरी 2/12 भी दर्शा रहा है। अगर और अगर हम लोग इसको 1/6 भी लिख दे तो कुछ भी मतलब कि सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसे निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मोटा मोटा सीख लो, नेक्स्ट वीक्स में आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट बेसिकली हम लोगों को तीन टाइप्स का पढ़ना है इस वीक पे: पाई चार्ट, बार चार्ट और परेटो चार्ट। अभी पाई चार्ट वाला क्या चीज है? पाई चार्ट को हम लोग ज्यादातर ज्यादातर परसेंटेज दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अभी परसेंटेज दिखाने का मतलब है जैसे कि कंपनी का शेयर, पास होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो चीज हम लोग परसेंटेज मतलब कि कुछ भी परसेंटेज दिखाने के लिए हम लोग पाई चार्ट का यूज करते हैं। अभी हम लोग बार चार्ट का यूज कब करते हैं? कुछ भी डिस्क्रीट डाटा, मतलब कि जो भी ऐसा अगर फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब कि जो भी एक डिस्क्रीट डाटा है उसको शो करने के लिए हम लोग बार चार्ट का यूज करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बार चार्ट का यूज किया गया है। इस वाले एग्जांपल में इस वाले एग्जांपल में परसेंटेज का भी यूज किया गया है, जो कि मतलब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब कि वो नहीं है। क्या बात बोले इसको, मतलब कि प्रेफरेबल नहीं है बार चार्ट को परसेंटेज वाले टर्म में यूज करना। परसेंटेज के लिए पाई चार्ट को प्रेफरेबल है और डिस्क्रीट डाटा के लिए बार चार्ट को प्रेफरेबल है। अब भला परेटो चार्ट क्या चीज है? परेटो चार्ट मतलब कि स्पेशल टाइप ऑफ बार चार्ट। ठीक है। जिनमें ऑर्डर ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डिनल वाला ऑर्डर नहीं,
मतलब कि ऑर्डिनल डाटा में ऑर्डिनल डाटा में परेटो चार्ट वैलिड नहीं होता, ठीक है। और जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये बार चार्ट का ऊपर वाला एग्जांपल ही हम लोग अगर कंसीडर करें, तो ये वाला में देख सकते हो कि 1951 और 1951 ज्यादा है 1961 से, फिर 1961 ज्यादा है 1971 से, और 1971 कम है 1981 से। देख सकते हो यहाँ पे बड़ी मतलब कि एक आर्बिट्री चीज चल रहा है, कुछ भी मतलब कि एक बैलेंस्ड चीज नहीं है। इसको अगर हम लोग एसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ऐसे तो नॉर्मली पेरेटो चार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में ही प्रेफरेबल होता है, जो कि मतलब हाँ हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सिर्फ पेरेटो चार्ट बना सकते हैं, लेकिन आईआईटीएम के सिलेबस में असेंडिंग ऑर्डर भी एक पैराग्राफ अगर असेंडिंग ऑर्डर में भी है तो इसको हम लोग पेरेटो चार्ट बता सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो सबसे ज्यादा है, फिर मैथमेटिक्स, फिर हिंदी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। शायद मैं आप लोगों को समझा पाए हो। अगर कुछ भी चीज ना समझो तो चैट में लिख दो, मेरे सामने ही चैट खुला है, मैं इंस्टेंट में बता दूंगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर एक एक चीज का सब कुछ दिया गया है। वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट परसेंटेज डाटा, वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनीथिंग इन टेबुलेटेड मैनर, और स्पेशल फॉर्म ऑफ बार चार्ट टू चार्ट टू टेबुलेट द डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना के लिखा गया है, पेरेटो चार्ट विल नॉट बी वैलिड इफ द गिवन डाटा इज ऑर्डिनल। अगर सब कुछ, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर सब कुछ आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीक के वीडियोस का लिंक है, आप लोग जाके वहां से भी पढ़ सकते हो। अगर ये एक मैं मतलब बहुत ही फास्ट फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करना है, समझ रहे हो। चारों वीक का प्रैक्टिस असाइनमेंट्स और एक्टिविटी क्वेश्चंस हम लोगों को चारों वीक का करना है, और ग्रेडेड असाइनमेंट्स वीक 1 और वीक 4 का करना है। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब फास्ट फास्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हम लोग को मतलब कि आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है तो आप लोग जाके वहां से पढ़ सकते हो। और ये वाले नोट्स मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और आज का लाइव का जो क्वेश्चंस वाला नोट होगा वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं प्लॉटिंग के बगैर, ठीक है। प्लॉटिंग के वक्त हम लोग क्या क्या अवॉइड करेंगे, एक सेकंड। हाँ, हम लोग एरिया प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते। अभी एरिया प्रिंसिपल क्या चीज है वो मैंने ऑलरेडी वीक 2 वाले वन शॉट में समझा चुका हूँ। ट्रंकेटेड ग्राफ्स नहीं कर सकते। वाई एक्सिस ब्रेक को हम लोग इंडिकेट करेंगे, अगर वाई एक्सिस ब्रेक को हम लोग इंडिकेट ना करें तो ये वायोलेट करेगा एरिया प्रिंसिपल को। और हम लोग राउंड ऑफ एरर ना रखने का अवॉइड करेंगे, ठीक है। अभी मेन जो मतलब कि क्वेश्चन जहां से क्वालिफायर में आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो टॉपिक आ गया मोड मीडियन। यहाँ से शुरू होता है मोड मीडियन, फिर मीन आएगा, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, फिर वेरिएंस आएगा, फिर कोवेरिएंस आएगा, फिर वो एसोसिएशन आएगा, कोरिलेशन आएगा। तो यहाँ से मतलब कि क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक सेकंड। हाँ जी। यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग मोड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लॉन्गेस्ट बार इन बार चार्ट को हम लोग मोड कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ यहाँ पे जाए तो इस वाला अगर बार चार्ट को देखिए, यहाँ पे देख सकते हो जो लॉन्गेस्ट बार है वो ही बार चार्ट का ये हो जाएगा इस चार्ट का मोड, ठीक है। और अगर हम लोग एक सेकंड कहाँ पे चलो, वाइडेस्ट स्लाइस इन पाई चार्ट को हम लोग मोड कहेंगे। अगर फिर से मैं ऊपर पे चला जाता हूँ, देख सकते हो कि वाइडेस्ट स्लाइस, यहाँ पे वाइडेस्ट स्लाइस है ये वाला स्लाइस हो जाएगा इस चार्ट का मोड। मतलब समझ रहे हो, मोड मतलब कि डेटा का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग मोड दर्शाएंगे, ठीक है। पेरेटो चार्ट में लास्ट कैटेगरी या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो पेरेटो चार्ट का फर्स्ट कैटेगरी होगा मोड, ठीक है। अभी हम लोग समझा चुके हैं बार चार्ट की मदद से, ठीक है। तो मोड होता है दो टाइप्स का, एक होता है मल्टी मॉडल और एक होता है बाई मॉडल। बाई मॉडल मतलब कि एक डाटा सेट में अगर
दो मोड रहे तो उसे हम लोग बाई मॉडल कहेंगे। और एक डाटा सेट में अगर दो से ज्यादा दो और दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो से ज्यादा अगर मोड रहे तो उनको हम लोग मल्टी मॉडल कहेंगे। और एक चीज है यूनी मॉडल। यूनी मॉडल हम लोग तब बोलेंगे जब डाटा में सिर्फ एक मोड है, तो उसे उस टाइम पे हम लोग इसको यूनी मॉडल बोलेंगे, ठीक है। अभी मीडियन वाला क्या चीज है? मिडिल वैल्यू ऑफ ए डाटा। डेटा का मिडिल वैल्यू को हम लोग मीडियन कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो कि नेक्स्ट टॉपिक यही है, हाउ हाउ टू आइडेंटिफाई मीडियन। तो हम लोग पहले डेटा को आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इवन है तो n/2, n/2 प्लस वन टर्म का एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज लेंगे, जो एवरेज आएगा वही होगा मीडियन। और अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म को ही टू टर्म को ही हम लोग मीडियन घोषित कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही था वीक 2 में। अभी हम लोग मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग चलते हैं वीक 3 पे, फिर वीक 4 का हम लोग ओवरव्यू देंगे। फिर हम लोग निकल जाते हैं उसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा लगेगा भाई। तो हम लोग चलते हैं, वीक 3 का नोट आ गया। वीक 3 से नया नया चीज आ जाता है। जो लोग मतलब कि मैथ्स बैकग्राउंड से थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन ये लोग 11 12 में स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन परसेंटाइल आ जाता है, आईक्यू और इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाता है वीक 3 से, जो कि नया नया टॉपिक है। कोविरियंस आप लोग नहीं पढ़ते हो। कोविरियंस में वही टॉपिक यूज होता है जो ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़े हो, लेकिन कोविरियंस एक अलग टॉपिक है। कोविरेंस के फॉर्मूले में या फिर को रिलेशन के फॉर्मूले में ऑलरेडी वो 11th वाला चीज को एग्जीक्यूट करके ही कोरिलेशन आता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता, समझ रहे हो ना। तो चलो हम लोग चलते हैं वीक 3 पे। तो हम लोग पहले हम लोग को बताया गया कि डिस्क्रीट डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एनालाइज पहले हम लोग को डाटा को एनालाइज करेंगे। फिर डिस्क्रीट डाटा को हम लोग टारी टेबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 7 है तो हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 7। 5 हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग 5 मतलब कि टेली टेबल नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर 5 आ रहा है तो हम लोग 1 2 3 4 फिर हम लोग 5 ऐसे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू अपलोड कोड्स, थैंक यू। तो फिर हम लोग जैसे कि अगर 2 आया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझो, मैं कैसे समझाऊं इसको। हाँ, समझो कि इसको वेस्ट इंडीज था, वो पहला वाला वीक 2 वाला एग्जांपल। वेस्ट इंडीज का वेस्ट इंडीज 2 बार था, वेस्ट इंडीज। तो पहले हम लोग इसको टारी टेबल में लिखेंगे 1 2, फिर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में जाके ऐसे 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे RF, जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू इंटरवल्स टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। मतलब कि 10 20 20 30 30 40, ठीक है। 10 10 का क्लास मार्क नहीं तो सॉरी 10 10 का क्लास विथ लेके हम लोग इंटरवल बनाएंगे। ये मेरा मर्जी है, आप लोग 100 100 का भी ले सकते हो, 20 20 का भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एडवाइजेबल जो है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, एडवाइजेबल जो चीज है वो है कि 50 से 20, मतलब कि 50 से 20 के अंडर ही इंटरवल लेना होगा। मतलब कि 10 से 30 भी हम लोग ले सकते हैं, 10 से 15 भी हम लोग ले सकते हैं, और लेकिन उससे ज्यादा का लेने का एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन शुड बिलोंग ओनली टू वन क्लास। मतलब कि ये थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा, ये नीचे ही टॉपिक आ रहा है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हम लोग अगर नीचे जाते हैं आर्बिट्री एक मतलब कि एक एग्जांपल मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पर। सपोज कि एक इंटरवल है 20 30। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक मतलब कि थर्ड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, थर्ड ब्रैकेट के बाद जो चीज आता है वो उस इंटरवल में काउंट होता है, उस इंटरवल में काउंट होता है, ठीक है। और फर्स्ट ब्रैकेट के आगे जो चीज आता है 30, जैसे कि 30 इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा, ठीक है। काउंट नहीं होगा।
तो हर एक मतलब कि 20 10 अगर रहे, तो पहली जो 10 है, तो 10 तो इस इंटरवल में काउंट हो जाएगा, लेकिन 20 जो है वो इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा, तक ही काउंट होगा, 19.99 तक ही काउंट होगा, 19.99999 तक ही काउंट होगा, लेकिन 20 एकदम मतलब काउंट ही नहीं होगा। 20 कब काउंट होगा? 20 टू 30 पे काउंट होगा। 30 कब काउंट होगा? 30 टू 40 पे काउंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, 20 हो जाएगा इस इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट, जो पहले आता है वो हो जाता है लोअर क्लास लिमिट, और 30 हो जाएगा अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अभी क्लास विथ क्या चीज होता है? क्लास विथ मतलब कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका क्लास विथ है 10। 30 - 20 करो तो 10 आ जाएगा। ये एक इंटरवल अगर आप लोगों को दिया जाए कि 30 टू 40, इसका भी 30 टू 40, इसका भी क्लास विथ आ जाएगा 10। अगर एक इंटरवल दिया गया है कि 10 टू 30, तो इसका जो क्लास विथ आ जाएगा वो आ जाएगा 20। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ही आप लोग क्लास विथ निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा गया है, इन एवरी क्लास द फर्स्ट लिमिट गेट काउंटेड बट द लास्ट लिमिट डजंट काउंट। मैं अभी अभी इसको समझाया हूँ, ठीक है। तो अभी क्लास मार्क क्या चीज होता है? एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। क्लास विथ में हम लोग क्या करते थे? अपर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करते थे। क्लास मार्क में हम लोग ये इसका उल्टा करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब कि इसका मीन निकालेंगे, जो मीन आएगा वो ही बन जाएगा क्लास मार्क। जैसे कि 10 और 10 और 20 एक इंटरवल हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो 10 20 का क्लास मार्क क्या होगा? 10 + 20 जो कि आ जाएगा 30। अब 30 को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा इसका क्लास मार्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 20 और 30 में 20 + 30/2, मतलब कि 25 आ गया इसका क्लास मार्क, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम क्या चीज होता है? हिस्टोग्राम एक स्पेशल टाइप का बार ग्राफ ही है। बार ग्राफ में क्या होता था? बार ग्राफ में एक बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, मतलब कि यहाँ पे एक गैप रहता था, ठीक है। हिस्टोग्राम में ये वाला जो गैप है ये नहीं रहेगा, ये रहेगा ऐसे, एक बार, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार। आप लोग इस वाले डायग्राम पे देख सकते हो। अभी स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या है? शायद से आप लोग जो मैथ बैकग्राउंड वाले भी है उन लोग भी पढ़े नहीं होंगे, जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। अब स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है? ये बेसिकली जो आईआईटीएम के सिलेबस है, वीक 4 तक 2 डिजिट के लिए ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी अभी, अभी के लिए 2 डिजिट ही समझाता हूँ। तो 2 डिजिट में क्या होता है? 2 डिजिट में होता है कि अगर आप लोगों को एक नंबर दिया जाए कि 30, 30 का पहला डिजिट को हम लोग, 30 को हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेंगे। जो, एक सेकंड, जो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड को हम लोग बोलेंगे स्टेम, और जो राइट साइड में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लीफ, ठीक है। स्टेम लीफ प्लॉट। अगर एक 15 एक नंबर है तो हम लोग इसको बीच में ऐसे कट कर लेंगे, मतलब कि समझो कि एक बीच में एक मिरर प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेम, और यहाँ पे आ जाएगा लीफ, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे। जैसे कि 21 को हम लोग बीच से कट कर लिए, 2 आ जाएगा स्टेम, फिर 1 आ जाएगा लीफ। फिर 35 को अगर हम लोग बीच में कट कर दिया तो 3 आ जाएगा स्टेम, और 5 आ जाएगा लीफ। ये 2 डिजिट नंबर के लिए ही मतलब कि डिफाइंड है। अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट मल्टीपल 2 डिजिट नंबर के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, पहले हम लोग हर एक टेबल का स्टेम और लीफ प्लॉट करेंगे, मतलब कि अगर ऐसा दिया गया कि 35 40 38, फिर 18, फिर 20, फिर 16, समझो कि ऐसा एक हम लोगों को डाटा दिया गया है। तो हर चीज का हम लोग स्टेम और लीफ में प्लॉट कर लेंगे। एक साइड पे हम लोग स्टेम लिखेंगे, एक साइड पे हम लोग लीफ लिखेंगे। 15 को हम लोग 1 और 5 ऐसे लिखेंगे। 15 तो है ही नहीं, सॉरी, 35 था, 3 और 5 ऐसे लिखेंगे, 4 और 0 ऐसे लिखेंगे, 3 और 0 ऐसे लिखेंगे, 0 और 8 ऐसे लिखेंगे, 1 8 2 0 1 6, ठीक है। ऐसे हम लोग स्टेम और लीफ को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर स्टेम को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग पुट करेंगे। तो ऐसे आ जाएगा, छोड़ो, समझो कि स्टेम ऐसा था, 3, फिर 1, फिर 4। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 फिर 3 फिर 4। पहले हम लोग स्टेम पार्ट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम लोग लीफ पार्ट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे। समझो कि ऐसा था, 3 1 5, फिर 2 2 6 7,
4 6, ठीक है, ऐसा कुछ था। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, पहले तो हम लोग स्टेम को करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 3 5। फिर वन में क्या था, वन में था 6 और 7 जो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर थ्री में था टू और टू जो कि ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे। और अगर फाइव में 7 और 8 है, तो हम लोग यहाँ पे जाके फाइव में, सॉरी, अगर फाइव में 9 और 5 है, तो हम लोग यहाँ पे जाके इसको 5 और 9 में लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होता है, देख सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी पता है जो मोड है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों डाटा के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन मीडियन मीडियन जो है वो सिर्फ ऑर्डिनल डाटा के लिए डिफाइंड होता है, वो नॉमिनल में डिफाइंड नहीं होता। अभी डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक चीज है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक चीज है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या 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 आता है, डाटा सेट का सेंट्रल वैल्यू बताना, मतलब कि इस वाले पार्ट में आएगा मीडियन, मोड और मीन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आएगा परसेंटाइल, IQR, क्वार्टाइल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, ठीक है। कितना हुआ, 43 मिनट, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ठीक। अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मीडियन, मोड और मीन आएगा, ठीक है। तो मीन जो है वो हम लोग मोस्टली यूज करेंगे। तो अभी मीन का क्या मतलब कि क्या चीज दर्शाता है। मीन हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सब कुछ की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो चीज है, फ्रीक्वेंसी वो चीज है कि, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। इसका क्या हो गया, हाँ, ठीक है। तो अबे यार फ्लो टूट जाता है। मीन में अगर हम लोग मीन समझा रहे थे, तो अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऐसा दिया जाए कि वो इंडिया वाला ही फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो वर्ल्ड कप वाला जो फ्रीक्वेंसी टेबल था, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ दिया जाए, मैं वो इंडिया वाला फ्रीक्वेंसी टेबल तो वहां पे ढूंढने नहीं जाऊंगा। तो समझो कि ऐसा वाला एक फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोगों को दिया गया है, और इसका मीन निकालने के लिए बता रहा है। तो इसका जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 हो जाएगा 15। तो 15/5, क्योंकि इसका देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स है इसका 5। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15/5, इसका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है। अब मीन फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन में हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटा मतलब कि स्मॉल लेटर एन से हम लोग लिखेंगे, और पॉपुलेशन मीन में हम लोग कैपिटल लेटर एन से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, देख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही दर्शा रहा है, लेकिन जो नोटेशन है वो डिफरेंट है। मीन मैं एक बात ऑलरेडी बता के रखा हूँ, मीन, मीडियन और मोड, इन चीजों में उसका जरूरत नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता, सैंपल और पॉपुलेशन दोनों का मतलब सेम ही है, नोटेशन अलग अलग है। हाँ, ठीक है, नोटेशन सेम नहीं है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम ही है। मीन, मीडियन और मोड में, सैंपल और पॉपुलेशन का, बाकी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी सैंपल मीन हम लोग नीचे एन लिख देंगे, और पॉपुलेशन मीन में हम लोग कैपिटल लेटर का एन लिख देंगे, ठीक है। अभी ग्रुप डाटा के लिए हम लोग मीन निकालेंगे, पहले हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए मीन निकालेंगे। सपोज कि ऐसा ही कुछ डाटा आप लोगों को दिया गया है, ऐसा एक डाटा आप लोगों को दिया गया है कि समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ऐसा कुछ एक डाटा आप लोगों को दिया गया है। तो इसका अभी मतलब क्या है? तो पहले वैल्यू, फिर टालीमार, फिर फ्रीक्वेंसी, और ये एफ आई एक्स है, क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से डिनोट करेंगे और वैल्यू को हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई मतलब कि एफ आई मल्टीप्लाइज एक्स आई, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 5 15, ऐसे हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे। फिर एफ आई एक्स आई हर एक एलिमेंट को हम लोग समेशन करेंगे, मतलब कि हर एक एलिमेंट का हम लोग सम निकालेंगे जो कि आ रहा है 44, और एफ आई का हर एक एलिमेंट का हम लोग सम निकालेंगे जो कि आ रहा है 15, ठीक है। तो अभी मीन कैसे निकालेंगे? पहला हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये था फॉर्मूला। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब होता है 44 और समेशन ऑफ एफ आई का मतलब होता है 50। तो इसको अगर हम लोग करें तो 2.933 आ जाएगा इस वाले टेबल का मीन, ठीक है। ऐसे हम लोग डिस्क्रीट डाटा का मीन निकालेंगे। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस डाटा का मीन कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा कुछ एक टेबल दिया जाए, लेकिन अभी देख सकते हो कि डिफाइंड डाटा नहीं है, इसमें कुछ इंटरवल वाले डाटा दिया गया है, ठीक है। तो पहले इंटरवल वाला डाटा, फिर टेलीमार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट, ये नया चीज है, फिर एफ आई एम आई। यहाँ पे एफ आई एक्स आई नहीं होगा, यहाँ पे एफ आई एम आई होगा, ठीक है। उस वाले चीज में हम लोग वैल्यू को, मतलब कि जो पहला वाला जो केस है इस वेरिएबल का, तो इस डाटा सेट का, सॉरी, इस डाटा सेट का इस रो का ये वाला केस है, तो हम लोग इस केस वाले वेरिएबल को हम लोग एक्स आई लेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का तो हम लोग एफ आई ही बोलेंगे, ठीक है। अभी मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का मतलब होता है वो लोअर पॉइंट, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 40, सॉरी सॉरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मिड पॉइंट का मतलब होता है क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे कि 30 + 40 इक्वल 70, इसको हम लोग अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आ जाएगा 35, ठीक है। इसका आ जाएगा 45, इसका आ जाएगा 55, इसका आ जाएगा 65, ठीक है। क्लास मार्क यहाँ से निकालेंगे, और एफ आई एम आई 3 × 35 105, 6 × 45 270, 4 × 55 220, और 2 × 65 130, ठीक है। ऐसा आ गया। अभी एक चीज ध्यान में रखना कि एफ आई के सारे जो टर्म्स है इनको तो हम लोग समेशन लेंगे। एम आई वाले सारे सारे टर्म्स को हम लोग समेशन नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग समेशन दूसरा कहाँ पर लेंगे? लेंगे कि एफ आई एम आई का, एफ आई एम आई का हर टर्म को हम लोग समेशन लेंगे जो कह रहा है 725। और अगर हम लोग इसका मीन लिखे, ठीक है, तो इसका मीन का फॉर्मूला आ जाता है समेशन ऑफ एफ आई एम आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो इसको अगर हम लोग करें कि 725 अपॉन में 15, तो आ जाएगा 48/33, ठीक है। अभी एक बड़ा सा एक टेबल है, मैं इसका जो इजीएस्ट वर्जन है, इजीएस्ट वर्जन, इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने देख के रखा हूँ। अगर इस वाले टेबल से आप लोगों को ना समझ में आए तो उस वाले टेबल से आप लोगों को श्योर शॉर्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये वाला टेबल मैंने बार बार रिपीट किया है। मोड के लिए, फिर मीडियन के लिए, फिर क्या था, मोड मीडियन, फिर मीन के लिए, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, फिर वेरिएंस के लिए, हर एक चीज के लिए मैं ये टेबल बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। वहां पर मैं एक साथ एक टेबुलेटेड फॉर्म में मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो अगर हम लोग पुराने मीन में, पुराने ऑब्जर्वेशन के हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ भी एक कांस्टेंट, 1 हो 2 हो 100 हो, कुछ भी एक कांस्टेंट अगर हम लोग ऐड कर दे, ठीक है, कुछ भी एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो पुराना मीन के साथ हम लोग नया वाला कांस्टेंट जो हमने ऐड किया उसको हम प्लस कर देंगे। मतलब कि अगर सोचो कि पुराना मीन आ रहा था 3, हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग 2 2 2 करके हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि नया मीन क्या होगा। तो पुराना ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग नया वाला कांस्टेंट जो कि था 3 या फिर 5, जो भी हम लोग ऐड किए रहे होंगे उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और ये आ जाएगा न्यू मीन, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्टिंग में भी सेम, अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ अलग अलग मतलब कि हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो नया मीन आ जाएगा वो पुराना मीन के साथ वो नया वाला कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नया मीन आ जाएगा। मल्टीप्लाई में भी सेम, डिवाइड में भी सेम, ठीक है। दोनों में चीज जो है वो सेम ही आए। अभी मीडियन क्या चीज होता है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे वीक 2 पे।
वीक 2 के लास्ट में मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और ऑर्डिनल होना चाहिए। और इसमें अगर ऑड ऑब्जर्वेशन रहे तो n+1 अपॉन टूथ टर्म ही हो जाएगा मीडियन। और अगर इवन ऑब्जर्वेशन रहे तो मीन ऑफ n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म का हम लोग एवरेज लेंगे तो ये आ जाएगा मीडियन। ठीक है। अभी कौन कौन सी चीज आउटलायर्स पे डिपेंड करता है? मीन आउटलायर्स पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा कुछ भी दिया जाए कि 60, 40, 20, 30, इस चीज का मीन, सोचो कि एक्स आ रहा है, ठीक है। सोचो, मैं ऐसे आर्बिट्री एग्जांपल ले रहा हूँ, और अगर एक सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को चेंज किया जाए, 60, 40, 5, 30, तो इसका मीन आ जाएगा एन। तो एक ऑब्जर्वेशन के चेंज में देख, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, दोनों ऑब्जर्वेशन में रात दिन का अंतर होगा, ठीक है, रात दिन का अंतर होगा। तो अगर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आए तो इसको हम लोग आउटलायर्स कहेंगे, सॉरी। तो मीन जो होगा वो आउटलायर्स पे डिपेंड होगा, मीडियन जो है वो आउटलायर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और रेंज आउटलायर्स पे डिपेंड करता है, मैं रेंज थोड़ी देर बाद में समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी सेम मीडियन में भी सेम एक कांस्टेंट अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करता जाओ तो ओल्ड मीडियन के साथ नया वाला कांस्टेंट प्लस कर दो। सबट्रैक्टिंग में भी सेम, मल्टीप्लाई में भी सेम, डिवाइडिंग में भी सेम, ठीक है। अभी मोड वाला क्या चीज है? मोड का मतलब है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू को ही हम लोग मोड कहेंगे, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू मतलब कि जिस चीज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अभी एडिंग एंड कांस्टेंट सेम मोड में भी सेम, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो इसका वो हो जाएगा, मतलब कि ओल्ड मोड के साथ नया वाला कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सब में ही सेम होता है। अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग आ चुके हैं, जो कि एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि ऑलरेडी मैथ बैकग्राउंड वाले 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। फिर आता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। फिर आता है इंटर क्वार्टर रेंज और रेंज, ठीक है। एक सेकंड, अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक एक्टिविटी को मतलब कि एक्टिविटी असाइनमेंट का क्वेश्चन था, वो अगर पूछे आप लोगों से कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या चीज होता है, तो भूलकर भी परसेंटाइल मत लिखिएगा, ठीक है। परसेंटाइल मत लिखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटर क्वार्टर रेंज, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर रेंज, या फिर वेरिएंस, सॉरी वेरिएंस, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अभी रेंज कैसे डिपेंड करता है आउटलायर्स पे? समझो कि एक वो चीज देखे रखा है, ठीक है। रेंज एक्चुअली पार्शियली डिपेंड करता है आउटलायर्स पे। समझो कि एक ऐसा एक डाटा सेट दिया रखा है कि 60, 40, 10, ठीक है। इसका हम लोग अगर रेंज निकाले, देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो इसका रेंज आ जाएगा 60 - 10, जो कि आ जाएगा 50। अगर सेम डाटा सेट का एक वैल्यू को, जो कि लास्ट या फिर फर्स्ट के वैल्यू को, मतलब कि हायर वैल्यू या फिर लोअर वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर दे, 60, 40, 20 कर दे, तो लोएस्ट वैल्यू आ गया 20 और हाईएस्ट वैल्यू आगे की तरह है 60 है, तो 60 - 20 इस केस में आ जाएगा 40, ठीक है। देख सकते हो कि रेंज वेरी कर रहा है आउटलाइन चेंज होने पर। लेकिन फिर अगर हम लोग ऐसा कर दे कि 60, 20, 10, यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोअर वैल्यू है, ठीक है, जो लोअर वैल्यू है वो तो 10 ही है, और हायर वैल्यू भी 60 है, तो इसका भी रेंज आ जाएगा 60 - 10 बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले केस में अगर हम लोग मतलब कि ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं तो रेंज भी चेंज हो रहा है। ये वाला तो मतलब कि जनरल ऑब्जर्वेशन था। और अगर इस केस में हम लोग ऑब्जर्वेशन ट्वीक कर रहे हैं तो अब रेंज चेंज नहीं हो रहा है, इस केस में भी 50, इस केस में भी 50। तो रेंज हम लोग बता सकते हैं कि रेंज जो है, रेंज पार्शियली डिपेंड्स ऑन आउटलायर्स, ठीक है। अभी हम लोग वेरिएंस पे आ जाते हैं। पहले हम लोग रेंज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएंस पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को ज्यादा आसानी से हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस फिर हम लोग परसेंटाइल वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है वीक 3 का। फिर हम लोग वीक 4 पे जाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वीक 4 के बाद हम लोग थोड़ा सा
पांच मिनट नहीं, 2-3 मिनट का एक छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करने पे जाएंगे, और फिर हम लोगों का आज के लिए हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है मेरे टेलीग्राम पे, ऑलरेडी मैं दे के रखा हूँ शेड्यूल। मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम शेड्यूल्ड है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा मेहनत थोड़ा सा भी मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो अभी हम लोग बैक टू द बेसिक्स हम लोग चलते हैं। वेरिएंस क्या चीज होता है? वेरिएंस दो टाइप का है, जो मीन में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, कि पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस। इस चीज में पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है, सैंपल वेरिएंस क्या होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस में हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते थे, और सैंपल वेरिएंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल लेटर एन से डिनोट करते थे, ठीक है। अभी पॉपुलेशन वेरिएंस क्या चीज होता है? पॉपुलेशन वेरिएंस होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि क्या भाई, एक्स आई क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है। एक्स आई हो गया कि डाटा, समझो कि एक अगर डाटा मिल जाता तो बढ़िया होता। मैं एक बार ऊपर जाके देख लेता हूँ है कि नहीं है मेरे इस फोन पे। हाँ, हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा इससे। समझो कि इतना इतना सा डाटा हम लोगों को दिया गया है, सिर्फ इतना सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना सा डाटा हम लोगों को दिया गया है। और बताया गया है कि इसका वेरिएंस निकालो, ठीक है। इसका वेरिएंस निकालने के लिए हम लोगों को बताया जा रहा है। तो हम लोग इसका ऑलरेडी तो समेशन करके रखे रखे हैं, तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे, जो मीन कितना आ जाएगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है। तो 15/4, जो कि आ जाएगा, एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ से आ गया, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई। 15/4, इसका मीन आ जाएगा 3.75, ठीक है। मैं एक बार परमानेंटली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मीन आ जाएगा 3.75, ठीक है। 3.75 आ जाएगा इसका मीन। तो अगर हम लोग ऐसे निकाला कि थ्री का, तो हम लोग पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये था पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो थ्री माइनस में 3.75 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस में थ्री। हम लोग करें तो हम लोग को माइनस, अगर माइनस में आ भी रहा है रिजल्ट, हम लोग को माइनस लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाके वो ही हो रहा है, मतलब कि स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर में माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 0.75 लिख देंगे, और 0.75 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 0.75 का होल स्क्वायर कितना आता है? 0.75 मल्टीप्लाई 0.75, 0.562, 0.562, ऐसा करके हम लोग हर एक एक्स आई से हम लोग मीन को माइनस करेंगे, फिर वो माइनस वाला टर्म को हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर हर एक टर्म को हम लोग प्लस करता जाएंगे। फिर प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे, तो वो ही आ जाएगा पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। अभी सैंपल वेरिएंस वाला क्या चीज होता है? सैंपल वेरिएंस होता है कि एन माइनस वन था, जहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस में एन था, सैंपल वेरिएंस में n-1 आ जाएगा। मतलब कि अगर डेटा में चार ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में नीचे चार ही लिखेंगे, लेकिन सैंपल वेरिएंस में हम लोग तीन लिखेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि 4-1 = 3, यहाँ से ही मतलब कि वेरिएंस से ही वो पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। मीन मीडियन मोड तक तो सेम ही था, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर सैंपल मीन निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर गलती से भी n-1 मत कर देना। ये वाला चीज अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए आप लोगों को पहले सैंपल मीन निकालना पड़ेगा, और सैंपल मीन में अगर आप लोग n-1 कर दो, तो वो चीज गलती हो जाएगी, वो मतलब कि ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। इस इस वाले चीज में थोड़ा सा मतलब कि पासा पलट जाता है। अगर हम लोग पुराने डाटा सेट को पुराने डाटा सेट के हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग मतलब कि चेंज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट लगा के
पे कांस्टेंट प्लस करके हम लोग हर एक डाटा सेट को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ओल्ड वेरिएंस और न्यू वेरिएंस सेम ही रहता है। ओल्ड वेरिएंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एडिंग ए कांस्टेंट करने पे ओल्ड वेरिएंस जो न्यू वेरिएंस बन के ही आ जाता है, सबट्रैक्टिंग में भी सेम है। लेकिन मल्टीप्लाइंग में अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग कुछ चीज, अगर हम लोग 3 से 4 से कुछ भी चीजों से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओल्ड वेरिएंस में हम लोग उस वाले कांस्टेंट का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया वेरिएंस आ जाएगा वो आ जाएगा। ओल्ड वेरिएंस सपोज की 4 आ रहा था, तो नया वेरिएंस आ जाएगा 4 × 9, मतलब कि 36 आ जाएगा नया वेरिएंस, ठीक है। क्योंकि नया कांस्टेंट का स्क्वायर करना पड़ रहा है। और डिवाइडिंग, अगर हम लोग एक डाटा सेट के हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ भी एक कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी ओल्ड वेरिएंस के साथ नया कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। नया कांस्टेंट नहीं याद रखना, नया कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइड होता है, ठीक है। इसका टेबुलेटेड फॉर्म ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोड है, आप लोग जाके उस वाले से देख लेना, तो आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। वो मेरे 11th के डेज में मैंने बनाया था वो वाला टेबल, ठीक है। स्टैटिस्टिक जब मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं एक पीसीएम का मैं स्टूडेंट था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बनाया था, तो वो ही मैंने स्क्रीनशॉट उठा के वहां पे दे दिया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्या चीज है? स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्या चीज है? वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? वेरिएंस का सैंपल वेरिएंस से अगर हम लोग पकड़े, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन में n-1। इसमें कुछ नहीं करो, स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोग कुछ भी नहीं करो, सिर्फ इसमें एक अंडर रूट लगा दो, बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सेम एज वेरिएंस, बस ऊपर एक रूट लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला भी देख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसमें सिर्फ एक अंडर रूट लगाया गया है। और वेरिएंस की तरह ये एडिंग करने पे कुछ भी नहीं बदल रहा है, सब्ट्रैक्टिंग करने में भी कुछ भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग करने पे जिस जगह पे वेरिएंस पे यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मीन की तरह ही एक नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडिंग में भी सेम एक नया कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी परसेंटाइल क्या चीज है, ठीक है। इससे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिनका मैथ्स, नॉन मैथ्स दोनों के लिए, ठीक है। नया टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी हम लोग परसेंटाइल कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे? पहले हम लोग डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक, याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। और अगर एनपी एनपी जो चीज है वो अगर इंटीजर नहीं है, तो जो भी मतलब कि एनपी करने के बाद मतलब कि समझो कि 0.5 आ रहा है, तो हम लोग इसको 1 लेट करेंगे, मतलब कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बन जाएगा वो उस वाले मतलब कि क्वेश्चन का आंसर। अगर एनपी का वैल्यू 7.5 आ रहा है, तो हम लोग 8 लेट करेंगे। 6.3 आ रहा है, तो हम लोग 7 लेट करेंगे, ऐसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। और अगर एनपी इंटीजर आ जाता है, तो टेक एवरेज ऑफ एनपी एंड एनपी प्लस वन ऑब्जर्वेशन। अगर एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, एनपी अगर 6 आ रहा है, ठीक है, एनपी का वैल्यू 6 आ रहा है, तो हम लोग 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन का एवरेज लेंगे, जो कि जितना भी आ जाएगा वो भी वही आ जाएगा इसका मतलब कि आंसर, ठीक है। और पी को फाइंड करने के लिए एक ये वाला फॉर्मूला मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, पी का मतलब है परसेंटाइल, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइड बाय 100, और के का मतलब है जितना परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया, मतलब कि अगर 10th परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे 10th लिख दो। अगर 20th परसेंटाइल निकालने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे 20th लिख दो, ठीक है। अगर 100 निकालने के लिए बोला गया, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि लास्ट वैल्यू होगा, मतलब कि जो एकदम हाईएस्ट वैल्यू होगा 100 परसेंटाइल में। लेकिन आप लोग 100 यहाँ पे पकड़ के भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मेरे मेन नोट से, आप लोग देख लेना, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी समझा गया है, मैं फिर भी बहुत डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग और डेप्थ चाहिए, तो मेरे प्लीज मेरे वीडियोस देख लो, ठीक है। उससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अभी ये एक गूगल शीट्स के एल्गोरिदम के लिए एक ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो गूगल शीट्स तो अभी क्वालिफायर में तो आने से रहा। तो अभी क्वार्टर क्या चीज होता है? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये सब क्या चीज है भाई? फर्स्ट क्वार्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं 25th परसेंटाइल को। सेकंड क्वार्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं 50th परसेंटाइल को, और 50th परसेंटाइल को हम लोग मीडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 75 परसेंटाइल को हम लोग थर्ड क्वार्टर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अभी 5 नंबर समरी क्या चीज है? मिनिमम, Q1, Q2, Q3 और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम मतलब कि डाटा का एकदम मिनिमम वैल्यू, Q1 मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर, मतलब कि 25th परसेंटाइल,
Q2 मतलब कि सेकंड क्वार्टर मतलब कि 50th परसेंटाइल, Q3 मतलब कि थर्ड क्वार्टर मतलब कि 75th परसेंटाइल और मैक्सिमम वैल्यू। इसको इस पांच के ग्रुप को हम लोग 5 नंबर समरी कहेंगे। और इंटर क्वार्टर रेंज क्या चीज होता है? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। IQR होता है इंटर क्वार्टर रेंज, जो ही था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है। IQR का मतलब होता है Q3 - Q1, मतलब कि Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल, 75th परसेंटाइल, और Q1 का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, 25th परसेंटाइल। ठीक है। तो इतना ही था वीक 3 पे। अब हम लोग मतलब कि जल्दी से वीक 4 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग वीक 4 पे चलते हैं। वीक 4 को थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है। वीक 4 पे पहले ही हम लोगों को एक एग्जांपल दिया गया है, जेंडर वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन। इस जेंडर वर्सेस स्मार्टफोन में आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी दो वेरिएबल्स आप लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। दो वेरिएबल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जेंडर और यूज ऑफ स्मार्टफोन, या फिर ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन, या फिर जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। ये ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन और जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, याद में रखना। और यहाँ पे ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन में फर्दर दो वेरिएबल है। ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन क्या हो सकता है? या फिर स्मार्टफोन है या फिर नहीं है, तो यस और नो। और जेंडर में भी दो वेरिएबल है, क्या चीज हो सकता है? या फिर जेंडर में एक तो मेल है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेल है और फीमेल है, दो ही जेंडर है। ठीक है, मतलब कि हम लोग नॉर्मली दो ही जेंडर का बात करते हैं, तो मेल फीमेल यस तो ये चारों चीज बन जाएगा नॉमिनल वेरिएबल। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ आर कैटेगोरिकल वेरिएबल, एंड मेल फीमेल यस नो ऑल आर नॉमिनल वेरिएबल। ठीक है। अगर हम लोग एक डाटा दिया गया है, उस डाटा को हम लोग अगर रेफर करें, तो देख सकते हो कि एक डाटा दिया गया है कि जिसमें 44 फीमेल स्टूडेंट्स है, 56 मेल स्टूडेंट है, और 76 स्टूडेंट्स, मतलब कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, दोनों जेंडर को क्लब करके 76 स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है, और 24 स्टूडेंट्स मेल और फीमेल मिलाकर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और 34 फीमेल स्टूडेंट्स को मतलब फीमेल स्टूडेंट्स के पास खुद का स्मार्टफोन है, और 42 मेल स्टूडेंट के पास खुद का स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है। तो ये बताया गया है कि अभी इस वाले जो ये वाला जो पूरा डाटा है, इसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? इसको हम लोग टू वे टेबल, या फिर टू वे टेबल का भी एक दूसरा नाम है कॉन्टेंजेंसी टेबल। कॉन्टेंजेंसी टेबल से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्गेनाइज यूजिंग ए टू वे टेबल रेफर टू एज कॉन्टेंजेंसी टेबल। ठीक है। अब कॉन्टेंजेंसी टेबल वाला क्या चीज है? ठीक है। देख सकते हो ऐसा दिखता है कॉन्टेंजेंसी टेबल। यहाँ पे देख सकते हो कि जेंडर ओनरशिप, ओनरशिप में यस नो है। ठीक है, और जेंडर में फीमेल मेल है। तो एक सेकंड। तो इस वाले रो का ये वाला टोटल को हम लोग बोलेंगे रो टोटल। और इस वाले रो का टोटल हम लोग बोलेंगे कॉलम टोटल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। तो above example is in nominal scale of measurement. Let us consider an example with ordinal scale of measurement. ऊपर वाला जो मतलब कि दोनों जो सब वेरिएबल था वो नॉमिनल में था। ठीक है। क्या हो अगर ऑर्डिनल आ जाए? देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि इनकम वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है। तो इनकम में देख सकते हो लो मीडियम हाई, इस पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डिनल वेरिएबल हो जाता है। और ओनिंग है स्मार्टफोन ये और नो, ये तो नॉमिनल वेरिएबल अभी भी है। ठीक है। अभी कॉन्टिजेंसी टेबल को हम लोग कैसे मतलब कि लिखेंगे? एक ऑर्डिनल वेरिएबल के बेसिस पे वी हैव टू मेंटेन द वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनल स्केल इन ऑर्डर लाइक हाई मीडियम लो। मतलब कि हाई मीडियम लो हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाई मीडियम लो को हम लोग नंबर से डिनोट करेंगे। हाई मतलब कि 1, फिर मीडियम मतलब 2, फिर लो मतलब कि 3, या फिर लो मतलब कि 1, फिर मीडियम मतलब कि 2, और फिर हाई मतलब कि 3। ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। इस वाला एग्जांपल में हाई को 1, मीडियम को 2 और लो को 3 हम लोग डिनोट किए हैं। ठीक है। और फिर इस वाले नंबर कोडिंग को हम लोग
ऐसे एक कॉन्टिजेंसी टेबल में पुट कर देंगे। और हम लोग ऑर्डिनल टेबल को, मतलब ऑर्डिनल टेबल में, सॉरी मैं थोड़ा सा स्टैमर कर गया। ऑर्डिनल डाटा को कॉन्टिजेंसी टेबल में हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था। तो अभी बात आता है कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी आप लोग वीक 2 में पढ़े ही है कि जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी अपन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भला क्या चीज है। रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा चीज है कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा चीज है कि जो रो टोटल है, मतलब कि जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखना ही पड़ेगा, और नीचे आप लोग रो टोटल से डिवाइड करोगे। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि डिवाइड फ्रीक्वेंसी इन ए रो बाय ईच रो टोटल, ठीक है। और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो चीज है वो है कि हर एक मतलब कि जहाँ पे हम लोग रो टोटल से आप लोग डिवाइड करते थे, वहां पर कॉलम टोटल से आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था, मैं आप लोगों को डाउट दूर करने के लिए बता रहा हूँ। जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी अपन टोटल में फ्रीक्वेंसी, रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हो जाएगा। जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका रो टोटल, पूरा वाला टोटल नहीं, रो टोटल। और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी वो वाला अपॉन कॉलम टोटल, ठीक है। अभी समरी अगर हम लोग देखें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये बन जाता है, और कॉलम रिलेटिव का ये बन जाता है, ठीक है। एक खूबचा यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ कि इफ रो व कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हर एक वेरिएबल के लिए सेम आ जाए तो फिर दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। अभी एसोसिएटेड वाला क्या चीज है ये आप लोग बाद में जाके समझोगे, ठीक है। अच्छा, 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 अच्छा। अभी स्टैक्ड बार चार्ट क्या है, ठीक है। स्टैक्ड बार चार्ट ऐसा, एक बार चार्ट ऐसा होता है, ठीक है। बार चार्ट ऐसा भी हो सकता है, एक बार चार्ट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक बार चार्ट, नॉर्मल बार चार्ट ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अब स्टैक बार चार्ट क्या है। अगर एक चीज को, मतलब कि यस और नो, इस वाला एग्जांपल में देख सकते हो कि यस को हम लोग रेड से डिनोट किए और नो को हम लोग ग्रीनिश और येलोइश जो मिक्स कलर है उससे हम लोग डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग करें तो देख सकते हो कि यस का प्रोपोर्शन ज्यादा है स्टैक बार चार्ट में, और नो का प्रोपोर्शन एक ही बार चार्ट में हम लोग दिखाए, मतलब कि देखने को मिल रहा है कि नो का प्रोपोर्शन है भी है लेकिन थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि स्टैक्ड बार चार्ट। एक बार चार्ट के एक बार में अगर दो दो ओपिनियन, दो या फिर तीन या फिर कितने भी ओपिनियन, एक से ज्यादा ओपिनियन अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैक्ड बार चार्ट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट क्या है। स्कैटर प्लॉट एक नया टर्म है, ठीक है। एक ऐसा एक एग्जांपल दिया गया है, एज और हाइट के बीच में। एक एज फर्स्ट ईयर में 75 सेंटीमीटर हाइट था, सेकंड ईयर में 85 था, थर्ड ईयर में 94, फोर्थ ईयर में 101, फिफ्थ ईयर में 108, ठीक है। तो अभी ऐसा एक हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट देख सकते हो कि नीचे वाला, जो नीचे हम लोग एक्स लिखेंगे और ऊपर वाई लिखेंगे, वो क्यों लिखेंगे वो मैं थोड़ा देर नीचे में बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो फर्स्ट ईयर और 75 में हम लोग ऐसे प्लॉट किए, सेकंड पे 85, थर्ड पे 95, फोर्थ पे 10, मतलब कि 100 से थोड़ा सा ज्यादा, और फिफ्थ पे 108 मतलब कि 105 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है उनको याद रखना कि ज्वाइन नहीं करना, ओरिजिन के साथ ऐसे भी ज्वाइन नहीं करना और ऐसे भी ज्वाइन नहीं करना, तो ये लाइन प्लॉट बन जाएगा जो कि हम लोग को नहीं करना है। जैसे ऐसे जो पॉइंट है हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही रखना है, और ऐसे ही हम लोग ग्राफ को फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोल देंगे स्कैटर प्लॉट। अभी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रेस्पॉन्स वेरिएबल वाला क्या चीज है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इनपुट वेरिएबल होना चाहिए। अगर डिटेल में तो मेरा वन शॉट देख लो। इसका एग्जांपल है स्टाडियर, और रेस्पॉन्स वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, और डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी हम लोग कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल है एग्जाम स्कोर, ठीक है। अभी डिस्क्राइबिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन को हम लोग चार टाइप्स पे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरेक्शन, पैटर्न अप या डाउन जा रहा है। कर्वेचर, पैटर्न लीनियर या फिर कर्व हो रहा है। वेरिएशन, टाइटली पॉइंट जो है वो टाइटली या लूजली पैक्ड है, या फिर आउटलायर्स, कुछ भी आउटलायर्स है इस डाटा सेट में या फिर नहीं है, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो मेन इस पे ही क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन बनेंगे, जो बनना चाहिए, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। कोवेरिएंस से क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के बीच में, बीच का जो स्ट्रेंथ है उसको कोवेरिएंस दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक डाटा दिया गया है,
ठीक है, एज, प्राइस, डेविएशन और डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो डेविएशन ऑफ एक्स क्या चीज, ये इस वाले डाटा देख सकते हो, कुछ भी चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है एज, लेकिन प्राइस जो है वो शायद कुछ भी चीज पे डिपेंड कर सकता है। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पे लिखेंगे, जो कि रेस्पॉन्स वेरिएबल बन जाएगा, और एक्स बन जाएगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो एक्स का अगर हम लोग एक्स का डेविएशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स आई बन जाएगा ये, और एक्स बार ये इनका जो 3 और 4 है, इनका मैंने मीन लिख के रखा है। ठीक है, तो देख सकते हो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और डिवाइड पर अगर 5 करो तो आ जाएगा 3। ठीक है, और इसका भी सेम ही हाल है। तो एक्स को इस वाले जो कॉलम है डिविजन, मतलब कि एक्स वाला कॉलम का जो मीन आ रहा है वो 3 आ रहा है, और वाई वाला कॉलम का मीन आ रहा है 4। ठीक है, अभी भला वो चीज क्या होगा कि हम लोग डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो डेविएशन हम लोग ऐसे निकालेंगे कि 1 - 3 - 2, 2 - 3 - 1। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोगों को अगर माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ ही यहाँ पे लिखना है। 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। ठीक है, और वाई वाला कॉलम का मीन कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, तो 6 - 4 2, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 3 - 4 - 1, 2 - 4 - 2, और नीचे खूबचा देखो यहाँ पे लिखा है, दे रहा है कि व्हेन लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स associated with large value of y, या फिर small value of x associated with small value of y, then the signs of deviation will be same। अब डेविएशन वाला क्या चीज है, xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार ये वाला कॉलम को ही हम लोग डेविएशन बताएंगे, या फिर yi माइनस y बार को ही हम लोग डेविएशन बताएंगे। ठीक है, अभी और अगर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई, या फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स लार्ज वैल्यू ऑफ वाई के साथ अगर एसोसिएट कर रहा है, तो जो डेविएशन का दोनों डेविएशन का साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, वाई के लार्जेस्ट वैल्यू के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो दोनों डेविएशन का वैल्यू तो सेम है। अगर दोनों का मॉड ले तो वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन दोनों का मतलब कि साइन डिफरेंट डिफरेंट है। देख सकते हो कि सेकंड लोएस्ट वैल्यू के साथ सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जा रहा है, तो दोनों का साइन डिफरेंट आ रहा है। एक्स का हाईएस्ट वैल्यू और वाई का लोएस्ट वैल्यू के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो दोनों का दोनों वेरिएंस का जो मतलब कि सॉरी, दोनों वेरिएंस मैंने बोल दिया, दोनों डेविएशन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि साइंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, वैल्यू भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बता सकते हैं। तो इस वाले कोफ्चा को अगर हम लोग यहाँ पे समिंग अप करें, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स का लार्ज वाई का लार्ज तो सेम साइन, एक्स का स्मॉल वाई का स्मॉल तो सेम साइन, एक्स का लार्ज वाई का स्मॉल तो डिफरेंट साइन, सॉरी, और एक्स का स्मॉल और वाई का लार्ज तो डिफरेंट साइन। ठीक है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। तो ब्रिंगिंग बैक द अबव इक्वेशन विथ न्यू कॉलम, अभी वो जो पहला वाला जो डाटा सेट था उसको हम लोग नीचे दोबारा लिखे है, लेकिन एक नया वाला कॉलम ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्यों ऐड करें वो आप लोगों को मतलब कि अपकमिंग टाइम में पता चलेगा, कुछ थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैं ऐसा समझाना चाह रहा था। एक्स आई और एक्स वाई, मतलब कि डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई, दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट ले लिया इस वाले कॉलम पे। क्यों ले लिया मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसको अगर प्रोडक्ट ले लिया, -2 × -2, सॉरी, -2 × 2 तो -4, -1 × 1 तो -1, 0 × 0 तो 0, 1 × -1 तो -1, 2 × -2 तो -2। और अगर इनका हर एक ऑब्जर्वेशन का समेशन ले ले, तो इनका समेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -10। ठीक है, अभी पॉपुलेशन कोवेरिएंस भी सेम होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि मतलब कैपिटल लेटर एन से हम लोग डिनोट करेंगे, और सैंपल कोवेरिएंस भी उस वाले की तरह ही सेम होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और इसको -1 लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ -1 हम लोग कर देंगे। तो अगर इसके साथ हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस करें, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, मैं अभी वेरिएंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि समेशन ऑफ दोनों का दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट, मतलब कि एक्स आई माइनस वाई आई माइनस वाई बार, और अगर सैंपल वेरिएशन निकालने के लिए तो n-1, और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए बोले तो n। तो इस वाले एग्जांपल का अगर हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस निकाले तो देख सकते हो -10 आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो इसके साथ अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करें, जो कि 5 है, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन कोवेरिएंस, मैं बार बार शायद वेरिएंस बोल रहा था तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। पॉपुलेशन कोवेरिएंस अगर मैं बताऊं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा -2, और सैंपल कोवेरिएंस में इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि n-1 हम लोग कर रहे थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था, और इसके साथ हम लोग मतलब कि एक माइनस कर रहे हैं तो 4 लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2.5। अब यूनिट्स ऑफ कोवेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ कोवेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो पॉपुलेशन कोवेरियंस और सैंपल कोवेरियंस दोनों का अगर नेगेटिव साइन है तो हम लोग बता सकते हैं कि साइन ऑफ कोवेरियंस जो है वो पूरा साइन ऑफ कोवेरियंस ही नेगेटिव साइन पे होगा। और अगर पॉपुलेशन कोवेरियंस और सैंपल कोवेरियंस दोनों अगर पॉजिटिव साइन पे है तो हम लोग बता सकते हैं कि जो मेन वाला जो मतलब कि कोवेरियंस का टोटल साइन ही नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इन जनरल जो कोवेरियंस का यूनिट फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग नया नया टर्म लाते हैं कोरिलेशन करके, ठीक है। तो अभी कोरिलेशन वाला क्या चीज होता है? किसी भी न्यूमेरिकल के बीच में कोरिलेशनल कोफिशिएंट निकालने के लिए वी यूज कोरिलेशनल कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है। कोरिलेशन हम लोग आर से डिनोट करते हैं, छोटा मतलब कि स्मॉल लेटर के आर से, ठीक है। तो हम लोग अगर आर से डिनोट करें तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको हम लोग अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस बोथ डेविएशंस एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट और समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब बता सकते हो कि ये कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के साथ तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसके साथ अगर हम लोग अगर सैंपल वाला निकाले तो n-1 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 कर दे तो n-1 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 तीनों कट जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को ये फॉर्मूला दिखता है जो ही हम लोग पूरा यूज करेंगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस पे हम लोग यूज करता रहेंगे। एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, तो कोरिलेशनल कोफिशिएंट जो आर है वो -1 1 के बीच में ही रहेगा, या फिर -1 होगा। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 और -1 दोनों ना हो तो इनके बीच में ही लाई करेगा। -1 से मतलब कि उस साइड से लेफ्ट साइड में भी ज्यादा नहीं जाएगा और 1 के राइट साइड से भी ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आर स्क्वायर क्या है? आर देख सकते हो यहाँ पर कैपिटल लेटर आर है। तो आर आर स्क्वायर और छोटा आर स्क्वायर दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। ये गुडनेस ऑफ फिट मेजर होता है, ठीक है। इसका नाम जो है गुडनेस ऑफ फिट मेजर है। आर का वैल्यू आप लोग देख सकते हो, जो छोटा आर का वैल्यू वो -1 और 1 हो सकता है। और अगर -1 या फिर -1 का एक तो एग्जैक्टली इक्वल या फिर क्लोज टू इक्वल हो जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि आर का वैल्यू जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, ठीक है। और आर स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर कर दिया तो माइनस तो नहीं होगा। तो ये वैल्यू लाई करते हैं 0 से 1 के बीच। और अगर किसी भी आर का वैल्यू -1 होता है तो आर का मतलब कि आर स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी मैं बहुत ज्यादा स्टेमर कर रहा हूँ, आर स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो और अगर आर आर स्क्वायर का वैल्यू 1 या फिर 1 से ज्यादा मतलब कि नजदीक हो जाए तो इनको हम लोग अच्छा गुडनेस ऑफ फिट मेजर बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग गुडनेस ऑफ फिट मेजर, ठीक है। अभी हम लोग जानते क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स वीक 2 या फिर वीक 3 पे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा तो वन शॉट में लूंगा शायद 7 तारीख या फिर ना, हाँ 7 तारीख को मैंने मैथमेटिक्स का शेड्यूल वन शॉट मैंने रखा है। तो उसमें मैं समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y जो होगा वो y एक्सिस को दर्शाएगा जिसमें हम लोग रेस्पॉन्स वेरिएबल पुट करेंगे। m मतलब कि स्लोप और x मतलब कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिसको जिसमें हम लोग मतलब कि वो वाला स्टोर करेंगे। एक्स एक्सिस का वेरिएबल हम लोग स्टोर करेंगे और c हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग एक कैटेगोरिकल वेरिएबल और न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। एज्यूम दैट कैटेगोरिकल वेरिएबल हैज टू कैटेगरीज, इसको हम लोग डाइकोटोफॉर्म्स कहेंगे। और इसको अगर हम लोग डेप्थ में समझाना है मतलब कि तो आप लोग मेरा वन शॉट देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जेंडर में मेल फीमेल और ओनरशिप ऑफ ए स्मार्टफोन में यस नो, जो कि पहले वाला एग्जांपल ही था। तो देख सकते हो कि जेंडर और ओनरशिप ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है एक ही डाटा सेट में, तो इसको हम लोग डाइकोटोफॉर्म्स कहेंगे। और मेल फीमेल यस नो इनको हम लोग नॉमिनल कह सकते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशनल कोफिशिएंट क्या चीज है? ठीक है, नाम तो बहुत बड़ा चला नाम है, ठीक है। इसको हम लोग आरपीबी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे कि वाई नॉट बार माइनस वाई 1 बार अपॉन में एस एक्स इंटू में अंडर रूट पी नॉट माइनस पी 1। अभी ये बड़ा चाला चीज क्या चीज है भाई? तो ये जो चीज है ये वाई नॉट बार मतलब कि मीन ऑफ ग्रुप 0, वाई 1 बार मतलब कि मीन ऑफ ग्रुप 1,
एस एक्स मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, पी नॉट मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप जीरो, और पी वन मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप वन। डिटेल में समझना है तो मेरे वन शॉट देख लो, उससे बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने समझा के रखा है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप जीरो अपन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और पी वन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप वन अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतना ही था वीक 4 तक।